आज हमारे साथ हैं अवधेश मिश्रा जी। अवधेश मिश्रा जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कला के क्षेत्र में। केवल वो टीचिंग नहीं करते, पेंटिंग आर्ट नहीं करते, बल्कि उन पे PhD भी हुई है और वो तमाम पत्र पत्रिकाओं के अपने लेख लिखते हैं, तमाम पत्रिकाएं खुद भी संपादन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है। और आज हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं अवधेश जी के साथ। अवधेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको, आपको भी। और अवधेश जी ने अपनी जो यात्रा थी, अपनी जो छात्र जीवन, वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से शुरू किया था, लेकिन हम बातचीत की शुरुआत करेंगे कला दीर्घा नामक पत्रिका से, जिसका संपादक अवधेश जी करते हैं। और हम आपको दिखाते हैं, ये है कला दीर्घा। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे, कला दीर्घा की जो कला यात्रा है कब से शुरू हुई अवधेश जी? कला दीर्घा की यात्रा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि जब मैं ग्रामीण परिवेश से निकलकर कला की पढ़ाई करने आया जी, तो मुझे लगा कि कला में हिंदी साहित्य बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम लिखा पढ़ा गया है। एक कारण ये भी रहा कि कलाकारों को बहुत पहले सैद्धांतिकी की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनको उनसे प्रायोगिक क्रियात्मक कार्य कराए जाते थे। तो बिल्कुल एक तरफ देखते हुए आगे बढ़ते रहते थे। हाँ, पेंटिंग तो कर लेते थे, मूर्तिकला कर लेते थे, बिल्कुल, उसके बारे में पता नहीं होता। तो धीरे धीरे जब ये डिग्री कोर्सेज चालू हुए, BFA, MFA या BBA, MBA की डिग्री मिलने लगी, इनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया कि सैद्धांतिकी भी होनी चाहिए, जिसमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट और सौंदर्य शास्त्र, ये दोनों विषय होने चाहिए। यहाँ से थोड़ा थोड़ा झुकाव आया, लेकिन मोस्टली कलाकार उसको एक औपचारिकता मानकर वो विषय पास करके और अपनी कला में व्यस्त हो जाते थे। या कोई ही ऐसा उदाहरण मिलता है जो सैद्धांतिकी को आया हो। अच्छा। फिर धीरे धीरे आवश्यकता जब समझी जाने लगी, इसका इम्पोर्टेंस समझा जाने लगा कि कला सैद्धांतिकी भी जरूरी है और कलाकारों और दर्शकों या पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो कुछ विश्वविद्यालयों ने कला समीक्षा या कला इतिहास या सौंदर्य शास्त्र को मिलाकर एक विभाग बना लिया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री, एस्थेटिक्स एंड आर्ट क्रिटिसिज्म। अच्छा। लेकिन ये कुछ ही विश्वविद्यालयों में है। वहाँ के जो छात्र निकले, उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। अच्छा। उन्होंने उस संस्था का नाम बहुत आगे बढ़ाया, जैसे बड़ौदा। कुछ और भी विश्वविद्यालय हैं, जामिया में भी आर्ट एजुकेशन की शिक्षा होती है, और कुछ जगह आर्ट हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो धीरे धीरे सैद्धांतिकी की ओर लोग बढ़ने लगे। फिर वो संकट आया कि जो सैद्धांतिकी में था वो केवल सैद्धांतिकी में था। अच्छा। वो प्रैक्टिकल से दूर था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें दोनों शामिल हो। मैं एक कलाकार के रूप में भी मेरा एक अनुभव हो, वो जुड़ा हो, मेरी यात्रा जुड़ी हो, और साथ में मैं जो अनुभव करता रहा बचपन से, अपने बाल जीवन से, अपने छात्र जीवन से और युवा कलाकार के रूप में, कि जो कला साहित्य मुझे हिंदी में नहीं मिल पाता था, उसकी भी भरपाई मैं करूं। तो मैंने कला दीर्घा सन 2000 में निकाली। अच्छा। सन 2000 से 2018 तक कंटिन्यू रही। त्रैमासिक पत्रिका, ये छमाही पत्रिका। इसके 33 इशूज आए। और इसके बाद मैं नेशनल ललित कला अकेडमी की पत्रिका समकालीन कला, राज्य ललित कला अकादमी की पत्रिका, क्या कथित संपादक, त्रैमासिक उसके नीचे, तो इसके नीचे है। तो ये सब कुछ पत्रिकाएं नहीं जिनका मैं संपादन करता रहा। इसके अलावा एक किताब है कला विमर्श। ये कला विमर्श, इसका भी संपादन मैंने किया। ये बहुत चर्चित किताब है, बहुत सारी पढ़ी जाती है, बहुत सारे लोग इसको विद्यार्थी अवश्य लेकर पढ़ते हैं। जिसमें इम्पोर्टेंट ये रहा कि इसमें कला वैचारिकी को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। अच्छा। जो अन्य किताबों में नहीं मिलता है। कला वैचारिकी है, परंपरा है, धरोहर, पाश्चात्य कला के बारे में और समकालीन
भारतीय कला के बारे में। मतलब ये जो कला के क्षेत्र में छात्र हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत उपयोगी है, इसको सभी पढ़ते हैं। इससे एक विचार खुलता है। कभी कभी हम एक बंद कुएं में, बंद कमरे में या कुएं के मेढक की तरह एक जगह जो गोता लगा रहे होते हैं, जब हम बहुत सारे कलाकारों के विचार पढ़ते हैं, दार्शनिकों के विचार पढ़ते हैं, तो हमारी दृष्टि खुलती है। हमारे पास विकल्प बहुत सारे बढ़ जाते हैं, हमारी दृष्टि, हमारा क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। इसीलिए सौंदर्य शास्त्र और कला वैचारिकी, कला सिद्धांतिकी से भी बराबर टच रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा, जब कला दीर्घा आपने शुरू किया तो उसमें तो बहुत सारे लोग लिखते भी थे। हाँ, बहुत लोगों से आपने लिखवाया, क्या कुछ समस्याएं आई? क्योंकि एक आर्टिस्ट से लिखना थोड़ा मुश्किल काम होता था। कलाकार लिख लेता था, ठीक बात है, कलाकार लिखता था तो उसको लैंग्वेज देने का काम मैं स्वयं कर लेता था। ठीक है, उसने अपनी बात कह दी है, यही बहुत बड़ी बात है कि उसने अपनी बात कह दी है। इसके अलावा मैंने कला समीक्षकों का सहारा लिया। बहुत सारे कला समीक्षक हमारे साथ जुड़े। 17-18 साल की कला दीर्घा की यात्रा में बहुत सारे कलाकार और कला समीक्षक उभर कर आए, जिनको आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है कला दीर्घा का। और इसके अलावा जो पत्र पत्रिकाएं हम अन्य संपादित करते रहे, इसमें भी बहुत सारे कलाकार आलोक में आए, प्रकाश में आए। अच्छा, इस यात्रा में जो विभिन्न जो कला महाविश्वविद्यालय या कॉलेजेस रहे हैं, विश्वविद्यालय रहे हैं, उनकी जो आपकी यात्रा रही है वो पूरे देश का थोड़ा सा बताइए कि कहाँ क्या कैसे एक है कला की जो यात्रा है। कला की यात्रा, कला के विश्वविद्यालय या जो संस्थान है, ये आपको ये कहिए कि टेक्निकली ट्रेन करते हैं। अच्छा, आपको शिल्पगत दक्षता दे देते हैं, लेकिन विचार तो अपने होने चाहिए। अगर आप में विचार है, आप में कला अभिव्यक्ति करने का एक जज्बा है, बहुत सारे अनुभव हैं जिनको आप कला के रूप में बाहर लाना चाहते हैं, तो आप सफल रहेंगे। और नहीं तो आप एक कारीगर बन के रह जाएंगे। आपको कारीगरी आएगी लेकिन उसमें करना क्या है ये नहीं मालूम होगा। तो एक तो यह है। दूसरा यह है कि कला परिदृश्य में कला बाजार का बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा, पिछले 30-40 सालों में कला बाजार ने एक ऐसी जगह बनाई कि वही तय करने लगा कि कला क्या होनी चाहिए। कला बाजार का मतलब वो जो बायर है? नहीं, गैलरी उसमें बहुत बड़ी रोल में थी। बायर को भी एक तरह से कंसल्टेंट का काम करती थी। अच्छा, कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए जो आगे बढ़ सकता है। और जो बिकने लगा उसको लोग फॉलो करने लगे, लगा कि यही कला है। बहुत सारे लोग बिकने वाले कलाकारों या पुरस्कार सम्मान पाने वाले लोगों को फॉलो करने लगे। अच्छा, मतलब अपने विचारों की जगह पर ऐसे लोगों को फॉलो करने लगे जिनकी पेंटिंग बिकती थी या जिनको सम्मान मिलता। बिल्कुल। तो उससे जो उनकी अपनी प्रतिभा थी वो खत्म हो गई। फिर दूसरा, जो बाजार के लिए बाजार पर डिपेंड थे, गरजू थे, वो काम करने लगे जो बाजार कह रहा था। जो बाजार कहने लगा, मैं जो कह रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये चाहिए, ये बना सकते हैं तो आ जाइए मेरे पास। फिर गैलरीज ने अपने एक खेमे बना लिए, अपने ग्रुप बना लिया कि उनके वही कलाकार हैं, हर तरह के कलाकार जुड़े हैं। उनको प्रमोट करना है तो उन्हीं अपने ग्रुप के लोगों को प्रमोट करेंगे। बाकी कलाकार काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे भी खेमेबंदी हो गई। खेमेबंदी तो दोनों स्तरों पे हुई, बाजार में भी हुई और जो गैलरी में जो संस्थाएं थी, अच्छा, जहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिलनी थी, वहाँ भी खेमेबंदी हुई। आप खेमे के हैं तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नहीं है तो नहीं किया जाएगा। इसका नुकसान बहुत सारे लोगों ने उठाया। सामान्य जो सामान्य कलाकार थे, जो सिर्फ कलाकार थे, उन्होंने नुकसान उठाया। कला दीर्घा या इन पत्र पत्रिकाओं, हमारी पुस्तकों, सबका रोल यह रहा कि ऐसे लोगों को खोजा। हमने कभी भी चमक दमक वाले कलाकारों को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जो एक क्लास को अन्य पत्रिकाएं, कारपोरेट पत्रिकाएं कवर करती थी, मैं उनके पीछे नहीं भागा। मैं आम जन की पत्रिका बनाया, आम लोगों की पत्रिका रही, आम पाठकों के लिए, आम विद्यार्थियों के लिए, सबको एक लाभान्वित करने वाली पत्रिका बना के रखा। आपके तमाम कॉलम कई अखबारों में छपते हैं, रेगुलर आपके लेख छपते रहते हैं देश भर की पत्र पत्रिकाओं में। तो इनके जरिए आपने इसी अपनी जो यात्रा थी उसको आगे बढ़ाया या कुछ इसमें नया कुछ जोड़ा? नहीं, मेरी अपनी कला यात्रा तो थी। कला यात्रा के
इस दौर में, इस रास्ते में जो कुछ हमने महसूस किया उसको मैं आगे दूर करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं पहली नौकरी शुरू किया था राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश से। वहाँ से मैंने ये देखा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है उत्तर प्रदेश की कला का। आज जो नेशनल सिनेरियो में देखते हैं वहाँ बैठकर कि यूपी की बहुत खास जगह नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। हम किसी को लेके आगे बढ़ना चाहें तो उसके काम नहीं दिखते, उसके काम कहाँ गए मालूम नहीं, परिवारजनों ने केयर नहीं किया, समाज ने उसको ध्यान नहीं दिया, तब के कला समीक्षकों ने क्या किया, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई मालूम नहीं। लेकिन हम उनको कोसने की बजाय अंधकार को मत कोसो, एक दिया जलाओ। आपने उनका डॉक्यूमेंटेशन तो मैं कर रहा हूँ। मैं काफी दिन से मैं इस दिशा में कार्य कर रहा हूँ और जल्दी कुछ आउटपुट सामने आएगा। तो उसका प्रकाशन एक सामूहिक रूप से होगा। ये काम मैंने कला दीर्घा में भी किया है। अच्छा। ये काम बहुत धीरे धीरे से, ऐसा न लगे कि ये उत्तर प्रदेश की पत्रिका है। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसका स्वरूप बनाए रखते हुए उत्तर प्रदेश को धीरे धीरे प्रमोट करता रहा। आज स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की कला पर अगर आपको बहुत कुछ जानना है तो कला दीर्घा या कला विमर्श या इस तरह की पत्र पत्रिकाएं जहां मेरे कॉलम छपते रहते हैं, आर्टिकल छपते रहते हैं, उनसे होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक जगह संकलित बहुत कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, कला के क्षेत्र के लोग या समीक्षक या हम जैसे लोग आपकी जो यात्रा ललित कला से शुरू हुई उसके बारे में तो जानते हैं, छात्र जीवन के बारे में नहीं पता। आप फैजाबाद के गांव के रहने वाले। हाँ, मैं फैजाबाद अयोध्या है, एक छोटे से गांव नए बाजार के पास मठ गोविंद गांव है, वहाँ पला बड़ा, बिल्कुल इंटीरियर में, जहाँ बरसात में टापू बन जाने वाली स्थिति हुआ करती थी चारों तरफ से। मतलब इंटर तक की पढ़ाई आपकी हुई? इंटर तक की पढ़ाई गांव के प्राइमरी स्कूल और जय किसान इंटर कॉलेज अरवल में हुई। इसके बाद जनरली रस्मी तौर पे वहाँ हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद बीए किया जाता है निरुद्देश्य। मैंने भी बीए कर लिया। अच्छा। वहाँ बीए करते करते अयोध्या में पता चला कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज भी है, एक संस्था है जहाँ सिर्फ कला की पढ़ाई होती है। मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल में वही करना चाहता था जो मैं बीए कर रहा हूँ, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। तो मैं कला एडमिशन महाविद्यालय में आ गया। अच्छा। ये संयोग था कि मेरा एडमिशन बैचलर डिग्री में नहीं हुआ, डिप्लोमा में हुआ, डिप्लोमा इन आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग। इसके बाद मुझे लगा कि मेरी मंजिल ही नहीं रुकनी चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चला गया और वहाँ से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, फिर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से दिल्ली, ये उच्चतम उपाधि लेकर फिर अपनी पढ़ाई को रोका और फिर पढ़ाने का काम शुरू किया। हाँ, पढ़ाने का काम तो मेरा शुरू हो गया था सन 2001 से। मैं इंटरमीडिएट कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। राज्य ललित कला अकादमी की परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर वो नौकरी छोड़कर इंटरमीडिएट कॉलेज में आया और सन 2014 में इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में संयोग बना तो इधर आ गया। तब से यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अपनी कला गतिविधियों में लगा हुआ हूँ, जिसमें चित्रकला बनाना, लिखना, पढ़ना। साथियों, ये कला यात्रा का एक पड़ाव ये भी है, अवधेश जी पे पीएचडी ये हुई है कि आप पीएचडी देख रहे हैं। तो अवधेश जी ऐसे कलाकार हैं, मुझे लगता है कि आप पहले कलाकार हैं जिससे पीएचडी है। नहीं, सामान्य लोग नहीं, सीनियर्स तो बहुत सारे होंगे। अच्छा। लेकिन आपकी श्रेणी में लोग नहीं, कम लोग। अब इस बारे में विश्वविद्यालय लोग ही बता पाएंगे कि विश्वविद्यालय के लोग जिन्होंने मुझ पर पीएचडी कराई, मुझे इस योग्य समझा। हाँ, तो इस पीएचडी के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस पीएचडी में मेरी कला यात्रा है, जो मेरे जन्म से जो मेरा रुझान था कला के प्रति, वहाँ से लेकर सामान्य शिक्षा और फिर कला शिक्षा और अध्यापन तक जो अनुभव हैं, जो हमारी कला में विशेष लगा, वो इसमें संकलित किया गया है। लेकिन एक मुख्य स्वर इसका यह है कि अवधेश मिश्र की कला में लोकाभिव्यक्ति इसका शीर्षक है। अच्छा। लोक की अभिव्यक्ति मेरी कला में कैसे आती है, लोक को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे कला में लोक तत्व कैसे समाहित होते हैं और किन किन श्रृंखलाओं में
अलग अलग अभिव्यक्ति होते हुए भी लोग कैसे कॉमन सब में दिखता है। आर्ट में, आपकी कला में जो कॉमन लोग दिखते हैं वो कॉमन लोग भी नहीं, कॉमन एलिमेंट जो गांव की पृष्ठभूमि को आपने महसूस किया होगा। जी, लोक तत्व, जिसमें मेरे बचपन की स्मृतियां हैं, इस पर भी एक श्रृंखला है। फेस्टिव मूड, जब गांव में किसी के घर में कोई आयोजन हो तो ये नहीं लगता था कि किसी के घर में, तो मेरा ही घर में है, और पूरा गांव एक होता था और सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती थी उसमें उतनी उल्लास से शिरकत करने की। तो वो जो पूरे गांव को, पूरे समाज को एक परिवार की तरह हम लोग ट्रीट करते हुए आगे बढ़े हैं, वो मेरी कला में दिखना चाहिए। हम सब एक हैं और जन कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए, सबके सामूहिक विकास के लिए सोचना चाहिए और हर जगह जन होना चाहिए, लोग होना चाहिए। अच्छा, आप कलाकार के रूप में भी, टीचर के रूप में भी और एक समीक्षक, पत्रकार, संपादक, इन सारी भूमिकाओं में रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कला को आगे बढ़ाना है तो प्राइमरी एजुकेशन से लेके क्या इसके लिए कोई पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, सरकार को माहौल तैयार करना चाहिए? जी हाँ, पाठ्यक्रम बिल्कुल तैयार करना चाहिए। और आप ये भी जानें कि बहुत सारे राज्य अपने यहाँ से कला विषय खत्म कर रहे हैं। वहाँ के टीचर्स की नौकरियां खतरे में हैं। कला पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे, कला का कोई वातावरण नहीं बन पाएगा। इसका दुख है और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन में इसलिए जरूरी है कि रंग और आकार बच्चे को सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं। आप छोटा सा बच्चा 2-4 महीने का भी हो और आप लाल रंग का एक बलून उसके सामने रख दें तो हाथ पांव तुरंत चलाने लगता है। यानी वो रंगों का आकर्षण उसमें है। उसके बाद आकार का आकर्षण आता है। बहुत सारे बच्चों की किताबें में आप देखें कि जितना अक्षर ज्ञान होगा उतने ज्यादा चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से उसको समझाया जाता है। तो जब इतना जरूरी आर्ट है तो आर्ट को क्यों खत्म कर रहे हैं? और आर्ट को इतने हल्के से न लें कि प्राइमरी में किसी तरह कम क्वालिफिकेशन का व्यक्ति हो, नहीं, अच्छी क्वालिफिकेशन का व्यक्ति प्राइमरी एजुकेशन में भी हो। और जो माध्यमिक शिक्षा है यहाँ भी बहुत अच्छे विद्यार्थी आने चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि हमारे कुछ विद्यार्थी जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, बैचलर और मास्टर डिग्री व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किए हुए हैं, उनके साथ नौकरियों की समस्या आ रही है। उनके बदले वे डिग्रियां भी आज नौकरियों में मान्य की जा रही हैं जो 50 साल पहले से वो पाठ्यक्रम बाहर है, निष्प्रभावी है, आज उनका कोई बहुत उपयोग नहीं है। तो सरकार से भी निवेदन है, शिक्षा अधिकारियों से भी निवेदन है कि वो इसको ध्यान दें और रिवाइज करें। आज क्या जरूरत है उसको जाने और कौन हमारे लिए फिट बैठेगा उसको जाने और हमारे विद्यार्थियों के लिए, कला समाज के लिए और हमारे संपूर्ण समाज के लिए क्या उपयोगी है उसको ध्यान देकर फिर पाठ्यक्रम बनाएं। कुछ प्रयास आप लोगों की तरफ से हो रहा है कि सरकार को हम इस बारे में बताएं या? बहुत सारे विद्यार्थियों ने पत्र लिखा है, बहुत सारे न्यायालय की शरण में गए हैं। अपने अपने स्तर पर हर कोई कर रहा है। मैंने भी कई बार अधिकारियों से बात की है। मैं उस कमेटी में भी रहा हूँ जहाँ सिलेबस नया क्वालिफिकेशन निर्धारण हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों वो लागू नहीं किया गया। फिर बात किया जाएगा कि क्यों नहीं लागू किया गया और उसको लागू किया जाए। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है इसमें कुछ है? इसमें तो कला को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अच्छा, बहुत सारा ऐसा सिलेबस मिलेगा जहाँ कला की बहुत जरूरत है और किसी भी तरह की कला हो, सभी कलाओं को बहुत प्रमोट किया गया है। कला दरअसल सकारात्मकता देती है जीवन में, एक पॉजिटिविटी देती है, नकारात्मकता से बचते हैं। और कोई भी विषय अगर कलात्मक तरीके से हम पढ़ते हैं तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो बोझिल नहीं होता है, वो हमारे अंदर समा जाता है। इसलिए किसी भी पाठ्यक्रम को जो कलात्मक तरीके से पढ़ेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए कला विषय और कलात्मक तरीके दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो शुरुआती पढ़ाई से अगर इन चीजों को महत्व मिलेगा तो एक, जैसे हम कहते हैं ना, पौधा लगाएंगे तो बड़ा होकर वृक्ष बनेगा और फिर वो पूरे समाज को फल फूल छाया सब कुछ देगा। जब यह तय हो चुका है कि हमारे पेड़ पौधे भी संगीत सुनते हैं, मैंने किसी कला से उनके उस वाइब्रेशन से उनपे प्रभाव होता है, तो अभी एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? ये सब तो प्रूव्ड है कि जहाँ हमारे कला, साहित्य, संगीत
ये विषय आएंगे, वहाँ व्यक्ति में पॉजिटिविटी होगी और उसका विकास संपूर्णता में होगा, एक अच्छा व्यक्तित्व निकलेगा। तो इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। हम लोगों की भी यही मांग है कि भाई कला का संरक्षण और संवर्धन दोनों होना चाहिए, ताकि कला आगे बढ़े। कला आगे बढ़ेगी तो समाज पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और एक ऊर्जा का संचार होगा। अवधेश जी के साथ ये थी हमारी आज की बातचीत, और फिर हम किसी और मुद्दे पे जल्द ही मिलेंगे। तब तक बहुत धन्यवाद आपका। अवधेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों आपका भी बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।